गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। बच्चों, कई बार इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पहले के एग्जाम में भी बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। टॉपिक का नाम है नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति। और अपने भारत के अंदर जो बच्चों वन पाए जाते हैं वो कितने टाइप के वन पाए जाते हैं, उन वनों की खास बात क्या है, विशेषता क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक ये और टॉपिक आप लोगों ने कल डिमांड की थी कि सर एक वनों वाला टॉपिक भी हमारा पेंडिंग है, वो भी करवा दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों वनों वाले टॉपिक के बाद कल हम डिस्कस करेंगे जलवायु को, क्लाइमेट को। फिर आप लोगों ने बोला था कि सर ट्रांसपोर्ट भी करवा दीजिएगा, तो ट्रांसपोर्ट भी मैं करवा दूंगा और आप लोगों को इंडस्ट्री यानी कि उद्योग भी पढ़ा दूंगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बात करें कि भारत के अंदर कौन कौन से वन पाए जाते हैं। तो सबसे पहला बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नाम से ही पता चल रहा है, जो ये शब्द है इन शब्दों का अर्थ मैं आप लोगों को बता के चलूं कि ये शब्द जो हैं, जो आपको अटपटे लगेंगे, इनका मीनिंग क्या होता है। उष्ण का मतलब होता है बच्चों गर्मी। उष्ण का मतलब क्या होगा, गर्मी। कटिबंध का मतलब होता है अक्षेत्र। सदाबहार का मतलब क्या होता है, सदाबहार का मतलब सदा हरे भरे नहीं होता। बच्चों कोई भी चीज है वो हमेशा हरी भरी नहीं रह सकती, लेकिन यहां सदाबहार शब्द का, एवरग्रीन वर्ड का मीनिंग क्या होगा कि वो पौधे जो अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कि वो पौधे जो अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, बच्चों ऐसे पेड़ पौधों को हम सदाबहार बोलेंगे। सदाबहार का मतलब यहां सदा हरा भरा नहीं है, बल्कि सदाबहार का मतलब है कि वो पौधे जो अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते होंगे उनको हम सदाबहार वन बोलेंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्त जो वनों का टाइप है भारत के अंदर वो होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्योंकि जहां गर्मी ज्यादा होगी वहां बारिश भी ज्यादा आएगी, और जहां बारिश ज्यादा आएगी वहीं पर मेरे दोस्त आप लोगों को सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस पिक्चर के माध्यम से भी आप देख रहे हो कि यहाँ की जो वनस्पति है वो बिल्कुल आपको हरी भरी और घनी वनस्पति आपको नजर आ रही होगी। बच्चों पौधों के बीच का जो गैप है वो बहुत कम मिलेगा, एक दूसरे के साथ पौधे जो हैं वो आपस में उलझे हुए मिलेंगे। तो बच्चों ऐसा जो जंगल होता है वो आपका सदाबहार वनों वाला जंगल होता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे, उष्ण का मतलब गर्मी है, तो गर्मी है तो बच्चों इसका मतलब वहां बारिश ज्यादा होगी। तो ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को कवर करना है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कौन से क्षेत्रों में पाए जाएंगे। उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या होगी, ज्यादा होगी। और ऐसे क्षेत्र जहां का टेम्परेचर बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एवरेज टेम्परेचर की ये बात हो रही है, औसत तापमान की बात हो रही है। तो औसत तापमान उन इलाकों का 25 डिग्री और वहां बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, वहां पर आपको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। बच्चों ये जो वन होते हैं ये वर्ष भर हरे भरे नजर आते हैं। वो हरे भरे इसलिए नजर आते हैं क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं बच्चों ये अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। एक साथ नहीं गिराते हैं तो आपको कभी भी यहां पतझड़ जैसा सिनेरियो नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि हमेशा बच्चों इन पेड़ पौधों के ऊपर आपको ग्रीनरी, हरा भरा वातावरण आपको वहां नजर आएगा। ठीक है, तो ये वर्ष भर क्या रहते हैं, हरे भरे। साथ ही साथ बच्चों यहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, गर्मी अच्छी खासी होती है। तो यहां जो वन मिलेंगे एक तो वो बच्चों लंबाई में लंबे होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, घने होंगे। घने का मतलब है मेरे दोस्त आपको इन पेड़ पौधों की टहनियां एक दूसरे के अंदर उलझी हुई नजर आएगी। ठीक है, उनके बीच का जो गैप है वो आपको ज्यादा नजर नहीं आएगा। तो सदाबहार वनों की खास बात है कि इस वन के जो पेड़ पौधे होंगे एक तो लंबे होंगे, लंबे के साथ साथ मेरे दोस्त घने होंगे। क्या होंगे, घने होंगे। कहां पर पाए जाते हैं, जहां पर बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, जहां पर बारिश ज्यादा होती है। आसाम के अंदर बारिश के साथ साथ गर्मी है, केरला में बच्चों बारिश के साथ साथ गर्मी है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल
बारिश के साथ साथ गर्मी है। अंडमान निकोबार में हमने पढ़ा ही था कि अंडमान निकोबार पर मेरे दोस्त जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, और जहां 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी वहां पर आपको इस प्रकार के वन बच्चों देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्यों में आपका आसाम आ जाता है, आसाम के अलावा मेघालय आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, मणिपुर आ जाता है। तो यहां पर भी आप लोगों को इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट है आपका, जो जैव विविधता के लिए फेमस है बच्चों, वहां गर्मी भी ज्यादा है और वहां बारिश भी ज्यादा है। तो वहां पर किस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे? फिर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो इस प्रकार के वनों में कौन कौन से पौधे शामिल होते हैं? बच्चों ताड़, ताड़ का पौधा, आप लोगों ने ताड़ का पौधा सुना है? सर जी नहीं सुना। नहीं सुना है तो बेटा सुन लीजिएगा कि ताड़ का पौधा होता है और वो पौधा जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा वहीं पर आपको नजर आएगा। उसके अलावा बच्चों सिनकोना, सिनकोना, ठीक है, सिनकोना नाम का जो पौधा होता है इससे हम कुनैन प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुनैन, कुनैन मेरे दोस्त मलेरिया रोधी, यानी कि मलेरिया जो हमारा मादा एनाफ्लिस नाम के मच्छर के काटने से बुखार आता है मलेरिया, तो बच्चों मलेरिया को ठीक करने के लिए कुनैन की गोलियां खाई जाती है और वो कुनैन कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। इसके अलावा बच्चों रबड़, आपने देखा होगा कि रबड़ के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? लंबे होते हैं। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की पहचान मैंने क्या बताई कि ये पौधे लंबे भी होंगे और साथ के साथ मेरे दोस्त इनकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। नारियल, नारियल का पौधा भी आप लोगों ने देख रखा होगा बच्चों, लंबा पौधा होता है। बांस का पौधा भी आप लोगों ने देख रखा होगा, लंबा पौधा होता है। महोगनी और एबोनी, महोगनी और एबोनी, तो ये कुछ पौधे हैं, कुछ वृक्ष हैं, कुछ पेड़ हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं कि ये किस प्रकार के वृक्ष हैं। ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के वृक्ष हैं मेरे दोस्त। रबड़, नारियल, बांस, महोगनी, एबोनी, ताड़, सिनकोना। ठीक है, सिनकोना। यहां तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है बेटा, अब हम दूसरा टाइप करते हैं। तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। आज मैं फोटो भी लेके आया हूं साथ के साथ, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि भाई ये जो वन है ये आपको किस तरीके के दिखाई देंगे। तो जो आपको ये येलो येलो दिखाई दे रहे हैं पत्तों, येलो येलो पत्ते वाले बच्चों, ये लंबे लंबे पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इनको हम बोलते हैं। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा अक्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा अक्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन से वनों का विस्तार है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार। सर हम किस तरीके से पहचान कर पाएंगे? तो मेरे दोस्त हम बात करें तो इन पेड़ पौधों की पत्तियां जो हैं वो आपको पीली नजर आएंगी, और पीली नजर आएंगी तो इसका मतलब है बच्चों वो जड़ने वाली होंगी, और जड़ने वाली होंगी तो इसका मतलब इनको हम क्या बोल देंगे? पतझड़ वन बोल देंगे। ठीक है, जब भी पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिराएंगे तो पत्तियां गिरने से पहले उन पत्तियों का रंग आप हमेशा येलो ही देखोगे, पीला ही देखोगे। और ये पीले रंग की पत्तियां जब गिर जाती है तो बच्चों मान के चलिएगा कौन सा सीजन आ चुका है? पतझड़ सीजन आ चुका है, जब पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिराना स्टार्ट कर दे। और इस प्रकार के वन जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं एक खास सीजन में, ऐसे वनों को हम बोलते हैं पतझड़ वन। क्या बोलते हैं? पतझड़ वन। ठीक है, साथ के साथ बच्चों इनको हम मानसूनी वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसूनी वन। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, तो यहां से मेरे दोस्त नाम से भी आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो। पर्णपाती का मतलब जो अपनी पत्तियां गिरा दे, पत्तियां गिरेंगी तो वो कौन से वन हो जाएंगे? पतझड़ वन, पतझड़ वन। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैले हुए वन हैं, इनको हम मानसूनी वन बोलते हैं और पतझड़ वन बोलते हैं। बच्चों इन वनों को हम कहां देखेंगे? ऐसे इलाकों में हम देखेंगे जहां
100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक बच्चों वर्षा होती है। तो भारत के ऐसे इलाके जहां पर वर्ष भर में 100 से 150 सेंटीमीटर की बारिश दर्ज की जाती है, वहां पर आपको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे बच्चों इन वनों में कौन कौन से वृक्ष शामिल हैं। शीशम, शीशम तो आप लोगों ने देख रखी होगी, आपके आसपास शीशम के बहुत पेड़ हैं। आम, आम भी बच्चों आप लोगों ने देख रखा होगा। चंदन, चंदन की लकड़ी आप लोगों ने सुन रखी होगी, है ना। चंदन के लिए फेमस कौन है, कर्नाटक स्टेट फेमस है। सागौन, सागौन का भी बच्चों एक पेड़ होता है। साड़, साड़ का भी क्या होता है, पेड़ होता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये सारे के सारे वृक्ष जिनके नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे, ये आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं जहां 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। ठीक है ना बच्चों, हम बात करें कि ये जो पर्णपाती वन है ये भारत के अंदर कौन कौन से क्षेत्रों में आपको फैले हुए नजर आएंगे। एक तो आपको बड़े स्तर पे ये झारखंड के अंदर, तो झारखंड के जो बड़े बड़े जंगल है वहां पर आपको इसी प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि झारखंड के अंदर कोई ज्यादा बारिश तो होती नहीं है, तो वहां वर्षा का जो औसत स्तर रहता है वो 100 से 150 सेंटीमीटर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का बच्चों जो पठारी क्षेत्र है, पठारों के आसपास जो वनस्पति है आपको वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के पेड़ ही नजर आएंगे। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर, ठीक है, पश्चिमी घाट की कौन सी ढलान पे बेटा, पूर्वी ढलान पर। साथ ही साथ हम बात करेंगे बाबर और तराई क्षेत्रों में, बाबर और तराई, तो बाबर मैदान भी मैंने आपको पढ़ाए थे और तराई मैदान भी मैंने आपको पढ़ाए थे। शिवालिक के ठीक नीचे का जो मैदान था उसको हमने बाबर बोला था, और बाबर के ठीक नीचे का मैदान बच्चों हमने तराई बोला था। क्या बोला था, तराई बोला था। ठीक है, तो बाबर और तराई मैदानों के अंदर भी आपको इस प्रकार के वन पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तीसरा जो टाइप है मेरे दोस्त भारत में पाए जाने वाले वनों का, वो है ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। तो बच्चों सीधी सी बात है कि शुष्क वन है, ड्राई फॉरेस्ट है, तो यहां वर्षा क्या होगी बेटा, कम होगी। जिन इलाकों में वर्षा का औसत स्तर कम दर्ज किया जाता है वहां पर इस प्रकार के ड्राई फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे इलाके जहां औसत वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच है वहां कौन से वन मिलेंगे, वहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो इन शुष्क वनों में कौन कौन से वृक्ष हैं। इन शुष्क वनों में मेरे दोस्त नीम है, पलास है, महुआ है, अमलतास है। ठीक है, तो याद रखने हैं ये आपको 4 वृक्षों के नाम। नीम तो आप लोगों ने सुन ही रखा है बच्चों, पलास, महुआ, अमलतास। ठीक है, और जो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट होते हैं वो इस तरीके के दिखाई देंगे, इस तरीके के दिखाई देंगे। देखिएगा यहां पर डेंसिटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि बारिश ज्यादा नहीं है तो डेंसिटी कैसे ज्यादा होगी, पेड़ पौधों की डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी। और मेरे दोस्त आपको ये सूखे सूखे नजर आएंगे क्योंकि यहाँ बारिश ज्यादा नहीं है ना। तो इस प्रकार के जो वन है, जो खुले खुले पेड़ आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, जो मेरे दोस्त नीचे की तरफ सूखी वनस्पति नजर आ रही है, ये आपके 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेंगे। और ऐसे वनों की कैटेगरी में नीम याद रखना है, पलास का पौधा, महुआ का पौधा, अमलतास का पौधा आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। उष्ण का मतलब गर्मी होता है बेटा, उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्मी होता है। ठीक है, कटिबंध का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, जोन। ठीक है, क्या होता है, जोन। बेटा इनकी कभी इसी तरीके से नहीं पूछी जाएगी कि इनकी हाइट कितनी होती है। ठीक है ना, अब अलग अलग पौधे की हाइट अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो हाइट वाइट आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ वर्षा का औसत स्तर पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे थोड़ी पूछा जाएगा कि भाई उस पौधे की कितनी शाखाएं हैं। ठीक है, ऐसे तो तुम दिमाग में कुछ भी सोच लो बेटा। हाँ, तो जो 3-4 पॉइंट बता रहा हूं ना, बस वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने हैं।
साथ के साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई उष्णकटिबंधीय जो शुष्क वन है ये भारत के अंदर कौन से राज्यों में फैले हुए हैं। तो एक तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक के अंदर बच्चों, कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ तमिलनाडु, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ ये चिपके हुए हैं। महाराष्ट्र की सीमा महाराष्ट्र के साथ आपको याद रखना है बेटा कर्नाटक, कर्नाटक के साथ याद रखना है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ याद रखना है तमिलनाडु। तो इन 4 राज्यों के अंदर इस प्रकार के वन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों डेल्टाई वन, तो इस प्रकार के वन देखेगा, फोटो में भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जल के अंदर उगी हुई वनस्पति है, ठीक है। जल के अंदर उगी हुई ये वनस्पति है और इस प्रकार की वनस्पति को हम बोलते हैं डेल्टाई फॉरेस्ट, डेल्टाई वन। और डेल्टा शब्द का मतलब क्या बताया था मैंने, डेल्टा का मतलब था बच्चों अवसादों से निर्मित, नदियों के जल के द्वारा जो सेडिमेंट बहा के लाए जाते हैं, अवसादों से निर्मित त्रिभुजाकार आकृति वाले मैदान, अवसादों से निर्मित त्रिभुजाकार आकृति वाले मैदान, बच्चों उन्हीं मैदानों को हमने बोल दिया था डेल्टा। क्या बोल दिया था, डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टाई जो वन होंगे वो कौन से होंगे, जो डेल्टाई मैदान में पाए जाते हैं। तो डेल्टाई मैदानों में पाए जाने वाले वन, बच्चों हम इनको कौन से वन बोल देते हैं, मैंग्रोव। मैंग्रोव वनस्पति कैसी वनस्पति होती है बेटा, मैंग्रोव वनस्पति ऐसी वनस्पति को हम बोलते हैं जिसकी जड़ें धरातल के बाहर दिखाई दे, जिसकी जड़ें धरातल के बाहर या धरातल के ऊपर। तो बच्चों इनकी जड़ें गहराई में ना जाकर बल्कि सरफेस के ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही वनस्पति जिसकी जड़ें धरातल के ऊपर दिखाई दे, ऐसी वनस्पति को हम मैंग्रोव वनस्पति बोलते हैं बेटा। और इस प्रकार की वनस्पति कहाँ मिलेगी, जहां जमीन कठोर नहीं होती, जहां सरफेस कठोर नहीं होता। और सरफेस कठोर कहाँ नहीं होता, डेल्टाई रीजन के अंदर। तो बच्चों डेल्टाई जो क्षेत्र होते हैं ये आपके दलदलीय क्षेत्र होते हैं, और दलदलीय क्षेत्रों के अंदर ही बच्चों जो वनस्पतियों की जड़ है, जो रूट है, वो गहराई में ना जाके सरफेस भाग के ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और ऐसी वनस्पति को हम मैंग्रोव वनस्पति बोल देते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ इनको हम क्या बोल देते हैं, ज्वारीय वन भी बोल देते हैं। कौन से वन, ज्वारीय वन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेल्टाई वन को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो डेल्टाई वन को मैंग्रोव वन बोल देंगे, हम दलदली वन बोल देंगे, हम ज्वारीय वन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ज्वारीय वन बोल देंगे, ठीक है। बच्चों हम बात करें तो ये कहां पर आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, इस प्रकार के वन आपको कहां देखने को मिलेंगे, जहां पर बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं। अब डेल्टा कौन बनाएगा, नदियां। और नदियों में मेरे दोस्त भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा। तो जो लंबी और बड़ी नदियां होंगी वो बड़े डेल्टाओं का निर्माण करेगी। और विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो बच्चों सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है। और सुंदरवन के डेल्टे का निर्माण कौन कर रही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कहां पर, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो बच्चों नदियों के डेल्टा और दलदलीय क्षेत्रों के अंदर आपको ये डेल्टाई वन पढ़ने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है डेल्टाई वनों का वो सुंदरवन है। सुंदरवन आपने पढ़ा होगा, सुंदरवन का डेल्टा। बेटा वन का मतलब क्या है, वन का मतलब है वृक्षों का जहां बहुत बड़ा समूह हो, ठीक है। वृक्षों का जहां बहुत बड़ा समूह हो उसी को जंगल बोलते हैं, वन बोलते हैं। और इस जंगल के अंदर कौन से वृक्ष सबसे ज्यादा मिलेंगे, सुंदरी वृक्ष। तो बेटा सुंदरी वृक्ष सबसे ज्यादा इस जंगल के अंदर भरे पड़े हैं। तो सुंदरी वृक्षों के कारण इसका नाम क्या पड़ा, सुंदरवन पड़ा। और ये जो सुंदरी वृक्ष हैं ये किस प्रकार की वेजिटेशन होगी, मैंग्रोव वनस्पति होगी ये। क्योंकि इन सुंदरी वृक्षों की जो जड़ें हैं ना वो आपको धरातल के ऊपर बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये दलदलीय क्षेत्र में है, ये डेल्टाई क्षेत्र में है। तो बच्चों यही आपका सुंदरवन का डेल्टा, जहां सुंदरी वृक्ष सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। और डेल्टाई वनों में सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो सुंदरवन है, सुंदरी वृक्ष है, ठीक है ना।
चलेगा बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं मरुस्थलीय वन की। तो बेटा आप फोटो में देख पा रहे होंगे ये कटीली झाड़ियां, ठीक है। ये कटीली झाड़ियां जहां थार के मरुस्थल में उगी हुई हैं। तो बच्चों जहां कुछ नहीं होता वहां पर इस प्रकार की कटीली झाड़ियां देखने को मिलेंगी, और ऐसी कटीली झाड़ियों वाले जंगल को हम एरिड फॉरेस्ट बोलते हैं, मरुस्थलीय वन बोलते हैं, ठीक है। तो मरुस्थलीय वन कहाँ होंगे? जहां वर्षा बहुत कम होगी, सबसे कम होगी। तो बच्चों भारत के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सबसे कम बारिश होती है, और ये सतर रहता है 50 सेंटीमीटर से कम। तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको मरुस्थलीय वन बच्चों पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। इनको हम और किस नाम से पुकार देते हैं? मैंने आपको बताया कि ये कटीली झाड़ियां होती हैं, कांटे ही कांटे इन वनस्पतियों के आपको नजर आएंगे, इसीलिए इनको हम उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कांटेदार वन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है मेरे दोस्त, आपने बहुत बार सुन रखा होगा कि राजस्थान के अंदर कटीली झाड़ियां हैं क्योंकि वहां बारिश बहुत कम होती है। बारिश कम होती है तो ऐसी वनस्पति को हमने एरिड फॉरेस्ट बोल दिया, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन बोल दिया। सर जी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में कौन कौन से पेड़ पौधे आ जाते हैं? जैसे बबूल है, बेर है, बेर। तो हम जो बेर खाते हैं बच्चों वो झाड़ियों के ही तो लगते हैं बेर। तो झाड़ियों के बेर के साथ साथ कांटे भी तो होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जंगली खजूर के ताड़, जंगली खजूर के ताड़, ठीक है। नागफली, नागफली बच्चों, खैर, ठीक है, खेजड़ी, कैर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये राजस्थान के बच्चों पेड़ पौधे हैं, राजस्थान की ये झाड़ियां हैं जिनको हम अलग अलग नाम से यहां पुकार रहे हैं, ठीक है। बच्चों इनका जो विस्तार क्षेत्र होगा तो सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर ये आपको वन नजर आएंगे। इसके अलावा बच्चों ये मरुस्थल जो है ये पंजाब के अंदर भी है, दक्षिण पश्चिम में, अपने हरियाणा के अंदर भी है, दक्षिण हरियाणा के अंदर। मतलब राजस्थान हो या पंजाब हो या गुजरात हो या हरियाणा हो, यदि बच्चों वहां पर थार के मरुस्थल का विस्तार है, यदि वहां बालू रेत है, यदि वहां सूखा क्षेत्र है, यदि वहां 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, यदि वहां सबसे कम बारिश हो रही है, तो बच्चों वहां पर आपको इसी प्रकार की वनस्पति, इसी प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। बिल्कुल भाई, सौर मंडल वाला टॉपिक भी करवाएंगे, सारे टॉपिक करवाऊंगे यार, तुम चिंता मत करो। तो मैं अच्छे से तैयार करके भेजेंगे पेपर देने के लिए। पर्वतीय वन, अब हम बात करेंगे छठे नंबर पे, माउंटेन फॉरेस्ट। बेटा ये आप लोगों को पर्वत दिखाई दे रहे होंगे, और ये पर्वतों के ठीक नीचे आप लोगों को अलग अलग ऊंचाई के ऊपर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे हम शिवालिक क्षेत्र के अंदर जाके देखते हैं तो पूरा का पूरा शिवालिक क्षेत्र हरा भरा है। तो मेरे दोस्त जब पूरा का पूरा शिवालिक क्षेत्र हरा भरा है तो शिवालिक क्षेत्र के जो पेड़ पौधे होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके माउंटेन फॉरेस्ट कहलाएंगे। तो पर्वतों के अंदर पाए जाने वाले पेड़ पौधे माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। हम बात करेंगे यहां पर, तो अलग अलग ऊंचाई के ऊपर अलग अलग प्रकार के बच्चों आपको पेड़ पौधे नजर आएंगे। यदि हम बात कर रहे हैं समुद्र तल से 1000 से लेकर 2000 मीटर तक की, तो समुद्र तल से 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई के ऊपर आपको बच्चों ये पेड़ पौधे मिलेंगे, जिसमें एक का नाम है ओक और एक का नाम है चेस्टनट। क्या है? चेस्टनट। तो याद रखेंगे कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर बच्चों पर्वतों में आपको ओक और चेस्टनट नाम के जो वृक्ष हैं वो देखने को मिलेंगे। यदि बच्चों हम थोड़ा सा और ऊंचाई को पकड़ लें, 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे हम जाके देखेंगे कि वहां पर आपको पाइन वन नजर आएंगे, देवदार का पेड़ नजर आएगा, सिल्वर का नजर आपको वृक्ष नजर आएगा, सिल्वर फर इसको बोल देते हैं, सिल्वर फर इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। देखिएगा बेटा 1 महीने से ज्यादा हो गया है श्रुति, तो आप क्यों पूछ सकते हो ये बताओ मेरे को। आप लोगों को पढ़ना चाहिए ना, आप लोग नौकरी लगने वाले हो, आप लोगों का नौकरी लगने का अधिकार है, ठीक है, ना कि ये पूछने का कि सर सिलेबस कब होगा।
सिलेबस तो हम करवा रहे हैं ना आप लोगों को, और वो क्यों करवा रहे हैं? ताकि हर एक क्वेश्चन ठीक कर पाओ। ठीक है, हाँ, तो ये अधिकार तुम्हारा नहीं है, तुम बस पढ़ते जाओ, पढ़ना है तुम्हारा काम फिलहाल। हमने नहीं पूछा, हमने भी तो बच्चों टीचरों से पढ़ाई की है। हमने किसी टीचर को ये नहीं पूछा कि आप कब सिलेबस कराओगे, क्योंकि टीचर की ज्यादा जिम्मेदारी है। और आज का बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। जो बच्चा ये बोल रहा है ना कि सिलेबस कब होगा, इसका मतलब वो आलसी किस्म का बंदा है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि बस आज खत्म हो जाए सिलेबस और फिर मैं नौकरी लग जाऊं। भाई साहब, नौकरी लगने वाले बच्चे का सिलेबस तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम नौकरी नहीं लग जाते। जब तक तुम्हारा नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ जाएगा तब तक तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, नया पढ़ना पड़ेगा, बाकी बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना? बस सिलेबस सिलेबस क्या होता है? सिलेबस सिलेबस का मतलब होता है कि जब तक पेपर ना आए तब तक अपने को पढ़ना ही पढ़ना है, उसे बोलते हैं सिलेबस। और अब चुपचाप पढ़ते रहो तुम। बेटा तुम मोबाइल बंद कर दो, आज ही सिलेबस खत्म हो जाएगा तुम्हारा, है ना? सही बात नहीं है? अब आपको किसने बोला है क्लास देखने के लिए? आपको आपके घर के हालात ने बोला होगा, आपकी मजबूरी रही होगी, आप नौकरी लगना चाहते होगे, आपका खाकी वर्दी पहनने का सपना होगा ना, तब जाके आप क्लास देख रहे हो, तब जाके आप मेहनत कर रहे हो, है ना? अब देखो 5 मिनट खराब करवा दी तुम लोगों ने। और जब तुम ऐसी ऐसी बातें बोलते हो ना तो मेरा सत्संग देने का मन कर जाता है, फिर लंबा चल जाता है सत्संग, और सत्संग से भी तुम परेशान हो जाओगे। तो बेटा 2800 से लेके 4000 मीटर तक की जब ऊंचाई होगी तो वहां पर्वतों के ऊपर आपको इस प्रकार के पौधे नजर आएंगे: जूनियर, बरच, रोडोडान, रोडोडान, ठीक है ना? रोडोडान। हाँ, तो बेटा फिर मैंने सत्संग देना पड़ेगा और कुछ नहीं है, तो हमें सत्संग तो समझोगे। फिर आगे आ जाओ। अब हम बात करेंगे, देखिएगा 6 प्रकार के वन हमने पढ़ लिए हैं। दोबारा फिर मैं बता रहा हूं फटाफट 5 मिनट में। बच्चों भारत के अंदर जो आपको वन पढ़ने को मिलेंगे वो 6 प्रकार के मुख्य तौर पे वन पढ़ने को मिलेंगे। एक होगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। बच्चों जहां बारिश ज्यादा आती है, जहां गर्मी ज्यादा होगी, वहां पर आपको ये सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। उसके बाद है पर्णपाती वन, 100 से लेके 150 सेंटीमीटर है, जहां साल भर में बारिश होगी, उन इलाकों में आपको इस प्रकार के वन बच्चों देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जहां बारिश का स्तर घटता जाएगा, 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर आपको उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट जो है मेरे दोस्त, वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसके अलावा जहां पर दलदली क्षेत्र होगा, नदियों के जल के द्वारा जहां बच्चों सेडिमेंट जमा करके डेल्टा का निर्माण किया जाएगा, उन डेल्टाई क्षेत्रों में जहां जड़े धरातल के ऊपर दिखाई देंगी बच्चों, डेल्टाई वन आपको देखने को मिलेंगे। यह सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है डेल्टाई वनों का, वो गंगा, गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र नदियों वाला क्षेत्र होता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सुंदरवन का डेल्टा। मरुस्थलीय वन मैंने आपको बताया जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो, यानी कि राजस्थान वाला इलाका, राजस्थान हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, पंजाब हो, जहां पर थार के मरुस्थल का विस्तार है, वहां पर आपको ये कटीली झाड़ियां नजर आएंगी। इसलिए बच्चों हम मरुस्थलीय वनों को उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन भी बोलते हैं। और लास्ट था हमारा 6 नंबर पे माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन, ठीक है? और पर्वतीय वन मेरे दोस्त, ये अलग अलग ऊंचाई के ऊपर अलग अलग प्रकार के वन हमें पढ़ने को मिलते हैं। अब देखिएगा, अब आप बोल रहे हो ना कि सर कैसा होता है सिल्वर फर? तो बेटा सिल्वर फर जो होता है ना वो इस तरीके का दिखता है। इस प्रकार की जो वनस्पति होगी इसको बोलते हैं हम सिल्वर फर। तो आज मैंने कोशिश की है कि मैं इमेज लेके आऊं, फोटो लेके आऊं, ताकि तुम्हारी आंखों में ये फोटो बस जाए। तो बच्चों हिमालय क्षेत्र में जो जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहले हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला पेड़ सिल्वर फर याद रखना है, ठीक है? बच्चों सिल्वर फर कहां पाया जाता है? कश्मीर से लेके झेलम तक, ठीक है? तो बच्चों जम्मू कश्मीर में, और हम बात करें चित्राल से लेके नेपाल तक, यहां पर आपको इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। और ये जो वनस्पति आपको दिखाई दे रही है ये आपका सिल्वर फर पेड़ है। कौन सा पेड़ है? सिल्वर फर पेड़ है।
बेटा श्रुति मैं बता रहा हूं, है ना। हाँ, तो आप लोग ये क्वेश्चन मत पूछा करो कि सिलेबस कब होगा। आप एक क्वेश्चन ये अपने आप से किया करो कि आज तक हमने जो सिलेबस आपको करवाया है वो क्या उंगलियों पे आपके याद हो चुका है। आप अपने आप से क्वेश्चन किया करो, है ना। अब देखिएगा, मैं भी तो सिलेबस ही तो कंप्लीट कराने के लिए यहां जुटा हुआ हूं, लगा हुआ हूं। ठीक है, अब हम बात करें तो ये सिल्वर फर है, इस प्रकार का पेड़ है बच्चों। ये हमारे क्या काम में आता है? एक तो ये हल्की पेटियां बनाने में, पेटियां, हल्की पेटियां, ठीक है। साथ की साथ दिया सलाई, दिया सलाई का मतलब होता है माचिस की तिल्ली। माचिस की तिल्ली के आगे तो बच्चों आपका फास्फोरस लगा होता है, ठीक है, लेकिन वो जो पीछे वो लकड़ी सी होती है ना, वो आपकी सिल्वर फर के पौधे से बनती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कागज की लुगदी, कागज की लुगदी, कच्चा मटेरियल, ठीक है ना। तो कागज तैयार करने के लिए जो कच्चा मटेरियल होगा बच्चों, वो सिल्वर फर से तैयार किया जाता है। दूसरा जो पौधा है वो है देवदार का पौधा। ये तो आप लोगों ने खूब सुना होगा। देवदार के जो पौधे होते हैं ना बच्चों, वो लंबे पौधे होते हैं। ये देखिएगा, ये आपका देवदार है, ठीक है। ये आपको शिवालिक क्षेत्र में बहुत नजर आएगा, चीड़ और देवदार। तो बच्चों चीड़ और देवदार आपको शिवालिक क्षेत्र में बहुत नजर आएगा। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का चंबा, हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला और उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र। बच्चों यहां पर आपको देवदार का पौधा नजर आएगा। देवदार का पौधा किसके लिए काम आता है? लकड़ी के फर्नीचर के लिए। महंगी बच्चों लकड़ी होती है ये, लकड़ी के फर्नीचर के लिए ये पौधा, ये वृक्ष उपयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ इस देवदार के पौधे से बच्चों एक ऑयल भी प्राप्त किया जाता है जिसमें से सुगंध आती है, स्मेल आती है, ठीक है। तो सुगंधित तेल प्राप्त इस देवदार के पौधे से किया जाता है। एक पौधा याद रखना है, चीड़, चीड़। तो बेटा ये है आपका चीड़। चीड़ का जो पौधा है ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरीके का ये चीड़ का पौधा आपको दिखेगा। कश्मीर से लेके भूटान तक हिमालय क्षेत्र में आपको ये चीड़ का पौधा बड़े स्तर पे बच्चों फैला हुआ नजर आएगा। इसका उपयोग किस में किया जाता है? चाय की पेटियों में, फर्नीचर बनाने में और माचिस उद्योग के अंदर, ठीक है। तो इसकी भी दिया सलाई, माचिस की तिल्ली जो है वो बनाई जाती है। अगला है बच्चों नीला पाइन, ब्लू पाइन, नीला पाइन। तो इसका रंग ही ब्लू होता है, ये आपका है ब्लू पाइन। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले ये मुख्य पौधे हैं ब्लू पाइन। कश्मीर से लेके बेटा सिक्किम तक ये आपको ब्लू पाइन देखने को मिलेगा। हिमालय के अंदर जो नीले रंग की वनस्पति है वो ब्लू पाइन है। कश्मीर से लेके सिक्किम तक इसका विस्तार है। बच्चों इसका निर्माण, इसका जो उपयोग है वो किसके निर्माण में? घर के दरवाजे वगैरह, फर्नीचर में, और मेरे दोस्त जो रेल के डिब्बों के अंदर हम स्लीपर, ठीक है, सोने के लिए, मेरे दोस्त आपने रेल के अंदर सफर किया होगा ना, तो जहां पर फोम लगा होता है, फोम के नीचे जो लकड़ी लगी होती है बच्चों, ठीक है, तो वो आपकी ब्लू पाइन भी हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी लकड़ी जो है वो रेल के स्लीपर बनाने में यूज की जाती है। बच्चों अगला जो पौधा है वो है स्प्रूस। स्प्रूस नाम का जो पौधा है बच्चों, ये सफेद रंग का होता है और बहुत कोमल लकड़ी होती है, ज्यादा मजबूत होती नहीं है, ये कोमल लकड़ी होती है। और कश्मीर के अंदर इसका ज्यादातर विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अगला जो पौधा है बच्चों उसका नाम है वालनट। वालनट जो है ये भी आपको कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और मेघालय के अंदर देखने को मिलेगा। तो वालनट नाम का जो पौधा है बच्चों, ये कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर और मेघालय में, ठीक है। हम बात करें तो इसका जो उपयोग किया जाता है, अब देखिएगा ये कोमल लकड़ी होती है, इसका मतलब इसमें वजन ज्यादा नहीं होता, हल्की लकड़ी होती है ये भी। तो मेरे दोस्त यदि ये वालनट भी हल्की लकड़ी होती है तो इससे लकड़ी वाले वाद्य यंत्र, यानी कि जो हम संगीत में बच्चों हम प्रयोग करते हैं, हारमोनियम वगैरह, ठीक है, इसके अलावा वीणा वगैरह, तो बच्चों वो वालनट नाम की लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो लकड़ी, वाद्य यंत्र और नक्काशी के लिए,
नक्काशी के लिए, ठीक है। किसी लकड़ी के ऊपर अपने को और मेरे दोस्त नक्काशी करनी हो तो वो वालनट नाम की लकड़ी जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, इसका यूज किया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है विल्लो। विल्लो नाम की लकड़ी जो है ना, ये आपके उत्तर पश्चिमी हिमालय के अंदर बच्चों पाई जाती है। और विल्लो नाम का जो पेड़ होता है वो इस तरीके का दिखता है। तो बेटा ये जो नीचे वाला आपको पेड़ दिखाई देगा, ये आपका विल्लो का वृक्ष है। और इस विल्लो के वृक्ष से क्रिकेट के बल्ले तैयार किए जाते हैं, क्रिकेट के बल्ले, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्रिकेट का जो बैट है वो तैयार करने के लिए कौन सी लकड़ी का यूज किया जाता है, विल्लो लकड़ी का यूज किया जाता है। और ये भी हिमालय क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाली बच्चों आपकी लकड़ी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, एक आपका है बरच। बरच जो है ये आपके हिमालय के जो ऊंची ढलान है वहां पर पाया जाने वाला वृक्ष है। इसका यूज फर्नीचर बनाने में किया जाता है। साइप्रस नाम का जो वृक्ष है ये उत्तरांचल यानी उत्तराखंड के अंदर पाया जाता है। और इस साइप्रस का यूज भी हम लकड़ी के फर्नीचर में करते हैं। तो ये आपको 7-8 नाम याद रखने हैं। साइप्रस है, बर्च है, विल्लो है, वालनट है, स्प्रूस है, ब्लू पाइन है, देवदार है, चीड़ है और मेरे दोस्त सिल्वर फर है। तो ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे मानसूनी वन। मानसूनी वन कौन से होंगे बेटा? मानसूनी वन मैंने आपको बताया था कि जहां बारिश 100 से लेके 150 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इनको हमने पर्णपाती वन बोला था। पर्णपाती वन ही तो आपके मानसूनी वन है, ठीक है। तो पर्णपाती वनों में एक तो सागौन, सागौन का पेड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका मुख्य क्षेत्र है महाराष्ट्र का उत्तरी कन्नड़, ठीक है। तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर मुख्य तौर पे और साथ के साथ मध्य प्रदेश के अंदर। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर बच्चों सागौन का मुख्य विस्तार है। और सागौन नाम के पेड़ का हम यूज करते हैं रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने में, ठीक है। फर्नीचर में भी यूज करते हैं इसका, दरवाजे वगैरह बनाने हो उसमें भी यूज करते हैं, और जहाज बनाने में भी, ठीक है बच्चों, किसका यूज किया जाता है? सागौन लकड़ी का यूज किया जाता है। उसके बाद बच्चों दूसरा वृक्ष साल का वृक्ष। तो साल का जो वृक्ष है ना, ये आपको कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी? कांगड़ा घाटी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों बहुत जगह पाया जाता है। तो बस आप इतना सा याद रख लेना पहचान के लिए कि जहां जहां शिवालिक फैला हुआ है, जहां जहां शिवालिक श्रेणी फैली हुई है वहां पर आपको साल के वन मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक है, बिल्कुल है। उत्तराखंड में शिवालिक है, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। आसाम में बच्चों शिवालिक है, बिल्कुल है, आसाम के अंदर शिवालिक, ठीक है। तो बच्चों जहां जहां शिवालिक है वहां पर तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे तो छोटा नागपुर का जो पठार है बच्चों झारखंड के अंदर, वहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश से आगे बिहार के अंदर भी आपको साल का पेड़ देखने को मिलेगा। बच्चों इसका यूज हम करते हैं एक तो रेल के डिब्बे बनाने में, फर्नीचर बनाने में, और जहाज और खंबे बनाने में, ठीक है। लगभग सागौन और साल यूज तो बच्चों एक जैसा ही है। अब हम बात करते हैं चंदन का पेड़। चंदन का पेड़ बेटा, ये जो चंदन का पेड़ है ना, इसका सबसे ज्यादा विस्तार आपको कर्नाटक में और कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु के अंदर। चंदन के पेड़ से मेरे दोस्त एक तो तेल हम प्राप्त करते हैं, हम बोलते हैं ना चंदन का तेल है, ठीक है ना, चंदन का तेल। तो चंदन की लकड़ी वैसे भी बहुत कीमती लकड़ी होती है, बहुत महंगी लकड़ी होती है। और बेटा चंदन की ही तो तस्करी के ऊपर फिल्म बनी है पुष्पा, समझ में आई बात? पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो मेरे दोस्त वो पुष्पा जो है वो चंदन के ऊपर ही तो फिल्म है पूरी की पूरी। जो आपको लाल चंदन है देखने को मिलता है वो कर्नाटक में ज्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा सुंदरी नाम का जो पेड़ है वो गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में। बच्चों इस सुंदरी नाम के पेड़ का यूज मेज, कुर्सी, खंबे बनाने में किया जाता है। एक है आबनूस।
आबनूस नाम का जो पेड़ है ये आपको पश्चिमी घाट के अंदर और आसाम राज्य के अंदर, पश्चिमी घाट के अंदर और आसाम राज्य के अंदर, और इसका यूज भी वही फर्नीचर बनाने में, छतरियों के दस्ते बनाने में बच्चों किया जाता है। ठीक है, तो सुंदरी और आबनूस। भाई बीड़ी के पत्ते भी पड़ेंगे, ना टेंशन ले, सारी की सारी चीज आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, चंदन के ऊपर ही तो बनी है फिल्म पुष्पा। ठीक है, झुकेगा नहीं साला, सुना है तुमने डायलॉग? सुना होगा, फिल्म तो तुम बहुत रगड़ते होगे बच्चों। अब आ जाओ भाई, ये जितने भी बीड़ी बीड़ी कर रहे हैं, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, तो बेटा तुम्हारी बीड़ी अब जलेगी। ठीक है, अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि बीड़ी जो है ना वो किसके पत्ते से बनती है। हम बात करते हैं सबसे पहले बेंत। बेंत, बेटा ये बेंत नाम का जो पेड़ है, इससे एक तो बनाई जाती है चटाई। क्या बनाई जाती है? चटाई, याद रखेंगे बिल्कुल। चटाई के ऊपर बैठे होंगे, खाना खाया होगा बच्चों। थैले, थैले बनाने में भी बेंत का यूज होता है। टोकरी वगैरह बनाने में भी चटाई, टोकरी, थैले एक जैसा मटेरियल है। साथ की साथ रस्सी, जो रस्से, मेरे दोस्त आप लोग फिजिकल के अंदर रस्सा चढ़ना तो नहीं है आपके, है ना? आपके तो हाई जंप है, लॉन्ग जंप है और रेस है। तो पहले रस्सा चढ़ना भी होता था। तो बच्चों जो वो मोटा रस्सा है वो आपका बेंत से ही तैयार होता है। ठीक है, और ये आपको कहां नजर आएगा? कर्नाटक के अंदर, केरल के अंदर, आसाम के अंदर, और जो आपका डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर आपको ये बेंत के पौधे नजर आएंगे, जिसका यूज किया जाता है रस्सी, चटाई, थैले, टोकरी बनाने में। अब आ जाओ तेंदू। तेंदू नाम का पौधा बच्चों, ठीक है, हम बात करेंगे तेंदू। बेटा तेंदू जो है ना, ये आपको याद रखना है उड़ीसा के अंदर। तेंदू नाम का पौधा कहां पाया जाएगा? उड़ीसा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर, और राजस्थान का दक्षिण पूर्वी इलाका। मुख्य तौर पे आपको याद रखना है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और बेटा हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के लोग जो है ना, इस तेंदू नाम के पौधे में क्या करते हैं बच्चों? इसके अंदर तंबाकू भरते हैं, और जब इस तेंदू के पत्ते के अंदर लपेट के तंबाकू भरा जाता है, तो तंबाकू भरने के बाद उसे बीड़ी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बीड़ी बोल देते हैं। तो बेटा बीड़ी लपेटने में तेंदू का यूज किया जाता है, बीड़ी बनाने में तेंदू नामक पौधे का यूज किया जाता है। ठीक है, सर जी क्या ये पेपर में आएंगे? बेटा ये पेपर में ही आएंगे, और क्या सगाई में थोड़ी आएंगे, ना ये शादी में आएंगे, ना मेरे दोस्त किसी त्योहार पे आएंगे, ये आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, ये भी कोई पूछने वाली बात है कि सर जी ये कहाँ आएंगे? पेपर में आएंगे। तो तुम किसकी तैयारी कर रहे हो? तुम शादी की तैयारी कर रहे हो या पेपर की? पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, तो पेपर में आएंगे बेटा। हाँ जलवायु टॉपिक कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाख की। हम किसकी बात करेंगे बेटा? लाख की बात करेंगे। अब लाख का यूज किस में करेंगे? लाख का यूज एक तो चूड़ियां बनाने में किया जाता है। चूड़ियां, आप समझ रहे हो? चूड़ियां, बिल्कुल। राजस्थान की जो महिलाएं हैं ना, वो लाख की चूड़ियां मेरे दोस्त पहनी हुई आपको नजर आएंगी। साथ के साथ झारखंड की महिलाएं भी लाख की चूड़ियां पहनती है। झारखंड ही बच्चों लाख का मुख्य विस्तार क्षेत्र है, और इस लाख का जो हम प्रयोग करेंगे औषधि बनाने में, चूड़ियां बनाने में, मोम बनाने में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के अंदर, बच्चों पेंट के अंदर बहुत यूज होता है इनका। लेकिन एक दो आपको याद रख लेना है कि औषधि बनाने में, चूड़ियां बनाने में, मोम बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, तेंदू के पत्ते से। अगला हम बात करेंगे बेटा, सिर्फ आपको यहां पे याद रखना है रेजिन।
क्या याद रखोगे आप? रेजिन याद रखोगे, रेजिन। ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा, आपको रेजिन का जो यूज है ना वो किसके लिए होता है? सीलिंग वैक्स, ऑयल क्लॉथ और शाही के लिए। ठीक है, तो बच्चों रेजिन का यूज किया जाता है। और रेजिन जो है ये प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्षों से। कौन से वृक्षों से? तो चीड़ के वृक्षों से मेरे दोस्त रेजिन नाम का जो ये पदार्थ है, ये प्रोडक्ट है, ये प्राप्त किया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेजिन जो है ये कौन से वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? चीड़ के वृक्षों से। हम बात करेंगे गोंद की। गोंद का तो आपको पता ही होगा बच्चों, गोंद का काम क्या है? चिपकाना। ठीक है, तो गोंद का जो उपयोग करेंगे एक तो हम चिपकाने में करेंगे, प्रिंटिंग में बच्चों, जहां पर आपकी किताबें वगैरह छपती हैं तो वहां किताबों के पेज को आपस में क्या है? बाइंडिंग की जाती है उनकी। ठीक है, चिपकाया जाता है। कागज छांटने में इसका यूज होता है, पेंट में इसका यूज होता है, ड्रग्स बनाने में, ड्रग्स का मतलब एक तरीके से दवाइयां बनाने में भी इसका यूज होता है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों एक और प्रोडक्ट है टेनिन और रंग। टेनिन और रंग, तो बेटा टेनिन और रंग जो है ना ये आपके कौन से वृक्षों से प्राप्त होते हैं? मैंग्रोव वनस्पति से। तो मैंग्रोव वनस्पति से कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है? टेनिन। ठीक है, अर्जुन का जो पेड़ है वो भी आपने सुना होगा, चेस्टनट पेड़ है ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो बच्चों इन पौधों से आपका कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है? टेनिन, या हम उसे बोलते हैं रंग। टेनिन व रंग, जिसको डाई भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, इसका उपयोग किस में किया जाएगा? चमड़े की खाल बनाने में टेनिन का क्या है मेरे दोस्त? यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, बताइएगा फटाफट। तो बस ये एक एक पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कि कुछ पौधे हैं यहां पर और वहां से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है ना, हम बात करेंगे तो एक औषधि का नाम है ब्रोमलेन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रोमलेन नाम की जो औषधि है वो हम किससे प्राप्त करते हैं? तो आप बोलेंगे वो अन्नानास के पौधे से प्राप्त करते हैं। तो ब्रोमलेन नाम की औषधि अन्नानास के पौधे से प्राप्त की जाती है। बच्चों कैफीन, कैफीन जो आपकी एक औषधि है, कैफीन क्या होता है बच्चों? एक नशा होता है, और नशा होता है तभी तो हम कॉफी के अंदर और चाय के अंदर दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि चाय और कॉफी पीते हैं तो अपनी बॉडी में कैफीन जाता है, और जब बॉडी में कैफीन जाता है तो आलस हमसे दूर चला जाता है, हमारा शरीर दोबारा से एक्टिव हो जाता है। तो कैफीन हम किससे प्राप्त करते हैं बच्चों? कॉफी से। हम बात करेंगे कैम्फर। कैम्फर नाम की एक औषधि है, और कैम्फर नाम की औषधि हम कौन से वृक्ष से प्राप्त करेंगे? कैम्फर नाम के वृक्ष से ही हम प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटा, एक औषधि है कोडिन, कोडिन नाम की औषधि, और एक औषधि का नाम है मार्फिन। तो कोडिन और मार्फिन दोनों के दोनों अफीम के पौधे से मेरे दोस्त प्राप्त की जाती हैं। अफीम की खेती राजस्थान के अंदर, झारखंड के अंदर मेरे दोस्त होती है, और अफीम की खेती नशे के लिए नहीं होती। अफीम की खेती मेडिकल सेक्टर के अंदर मेडिसिन बनाने के लिए बच्चों करवाई जाती है। और जो आपका अफीम का पौधा होता है तो उस अफीम के पौधे से कौन सी औषधि निकाली जाती है? एक तो कोडिन और एक मार्फिन। तो कोडिन और मार्फिन जो है वो कौन से पौधे से? अफीम के पौधे से। बच्चों हम बात करेंगे डायोसजेनिन। डायोसजेनिन नाम की जो औषधि है बच्चों, ये जंगली रतालू, जंगली रतालू नाम का पौधा है, वहां से मेरे दोस्त ये डायोसजेनिन जो है औषधि निकाली जाती है। इसका काम क्या है? इसका काम है मेरे दोस्त महिलाओं की जो गर्भ निरोधक औषधि तैयार होती है वो इससे तैयार होती है। ठीक है ना, तो महिलाओं की गर्भ निरोधक जो टेबलेट हैं मेरे दोस्त, वो जंगली रतालू से प्राप्त होने वाली औषधि डायोसजेनिन से क्या है? प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों
गोसीपोल, गोसीपोल, गोसीपोल जो है बच्चों ये सूत से प्राप्त होने वाली औषधि है। इसके बाद है मेंथेल, मेंथेल, तो मेंथेल जो है ये मिंट से, मिंट का मतलब क्या होगा, पुदीना, तो पुदीने से क्या प्राप्त होती है औषधि, मेंथेल नाम की औषधि प्राप्त होती है। बच्चों एक का नाम है पपेन, पपेन जो है, पपेन नाम की औषधि पपीते से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, पपीते से। और एक बच्चों औषधि याद रखेंगे कुनैन, और कुनैन मैंने आपको बताया था किससे, सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से, सिनकोना पेड़ की बेटा छाल से ये आपकी औषधि प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बच्चों एक तो आपको ध्यान रखना है कि वन महोत्सव जो हम मनाते हैं वो कब मनाते हैं, जुलाई के पहले सप्ताह में। ठीक है, तो बेटा जुलाई के पहले सप्ताह में 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक हम सेलिब्रेट करते हैं वन महोत्सव। ठीक है, तो वन महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व होता है पेड़ पौधों को उगाना, उनको बचाना और पेड़ पौधों को लेकर बच्चों बाकी लोगों में जागरूकता फैलाना। आपसे कोई पूछ ले कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट हम कब करते हैं, वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट हम करते हैं बेटा अक्टूबर के पहले सप्ताह में, यानी कि 2 से लेके 8 अक्टूबर के बीच। ठीक है, तो 2 से 8 अक्टूबर तक बच्चों हम लगातार वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में लोगों से बात करते हैं, उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं, और ये 2 से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि भाई पहली बार ये कब मनाया गया था, तो बेटा ये पहली बार 1957 के अंदर पहली बार ये वन्य जीव सप्ताह जो है वो मनाया गया था। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि भाई भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो बेटा 1982 के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, पेड़ पौधों के ऊपर लगातार पैनी नजर बनाए रखने के लिए, बच्चों उनके प्रबंधन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए जो हमेशा काम करेगा वो हमारा ये इंस्टीट्यूट काम करेगा। इसको हम बोलेंगे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। और बेटा ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर 1982 के अंदर ठीक है ना स्थापित किया गया था। आपसे कोई पूछ ले कि वन अनुसंधान संस्थान मेरे दोस्त कहाँ है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का वो देहरादून के अंदर है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, देहरादून में। वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, भोपाल के अंदर। कहाँ है बेटा, भोपाल के अंदर। ठीक है, अब ये कुछ एक्ट हैं, कुछ अधिनियम है जिसमें आपसे पूछा जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, वनों में रहने वाले जीवों को बचाने के लिए जो कानून है वो कब बनाए गए, 1972 के अंदर, 1972 के अंदर। ठीक है मेरे दोस्त, जो नियम बनाए गए थे वनों में रहने वाले जीवों को लेकर, उसमें जो संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, वो कब किया गया था, 2002 के अंदर। कब किया गया था बेटा, 2002 के अंदर। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंदर संशोधन कब हुआ है, 2002 के अंदर। हम बात करेंगे वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम। तो बच्चों जो भी वायु प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल में लाने के लिए जो कंट्रोल एक्ट बनाया गया था वो 1981 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा बायोडायवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम। तो बच्चों जो जैव विविधता है उस क्षेत्र को बचाने के लिए, ताकि लोग उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए जो कानून बने थे वो 2002 के अंदर बने थे। पर्यावरण को बच्चों खतरा ना हो, पर्यावरण को हम संरक्षित कर पाए, बचा पाए। संरक्षण का मतलब बचाना होता है। ठीक है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था, 1986। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कानून के भय से ही
बच्चों हम इनको सुरक्षित रख पा रहे हैं। यदि कानून का भय ना हो तो बच्चों पर्यावरण को हम खत्म तहस नहस सब तक कर चुके होते। उसके बाद हम बात करेंगे वन संरक्षण अधिनियम, पेड़ पौधों को बचाने का। बच्चों कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 के अंदर, 1980 के अंदर। ठीक है, हम बात करेंगे ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया था बेटा 2010 के अंदर, मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जल प्रदूषण, वायु से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 1981 में नियम बने। जल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बच्चों जो कानून बने वो 1974 के अंदर, 1974। और 1974 के अंदर ही आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना था। ठीक है, तो कोई पूछ ले आपसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब बना था, तो बेटा 1974 के अंदर। और बायोडायवर्सिटी हम पढ़ ही चुके हैं 2002 में। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये वेजिटेशन की मुख्य बातें थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही थी। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। जितना पढ़ाया है इसकी 3-4 बार रिवीजन कर लेना, और 3-4 बार आप रिवीजन करोगे तो मेरे दोस्त ये आराम से आपके दिमाग में धीरे धीरे सेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज एक हमने टॉपिक कर लिया है नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें हमने भारत के 6 प्रकार के वनों के बारे में चर्चा की, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में चर्चा की, कुछ हमने ऐसे प्रोडक्ट पढ़े हैं बच्चों जहां से बहुत सारी औषधि हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने पेड़ पौधों से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कंजर्वेशन एक्ट पारित किए गए भारत सरकार के द्वारा, वो सारे के सारे कंजर्वेशन एक्ट हमने पढ़ लिए, जिसमें जल प्रदूषण बड़ा इंपॉर्टेंट होगा 1974, वायु प्रदूषण बड़ा इंपॉर्टेंट होगा 1981, पर्यावरण शोध अधिनियम बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है 1986। ठीक है, उसके बाद हम कल की क्लास में कवर करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।